बिल्कुल एलोटेड टाइम में खत्म करना है, जितने लेक्चर हमें मिले हुए हैं। लिखिए, कल कोई सवाल दिया था क्या? हो गया था, लास्ट वाला हो गया था। ठीक है, लिखें कंसेप्चुअल पॉइंट। कंसेप्चुअल पॉइंट, सवाल बनाइए। परसों संडे है, ईएलपी नंबर 10 तक कर सकते हैं, 7 8 9 10 तक कर सकते हैं। तो धीरे धीरे सवाल करते जाइए, चीजें बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएंगी तैयार। देखिएगा, एक ऊपर वायर है, अब आपसे कहा गया है उसमें कितनी करंट फ्लो कराएं ताकि वो हवा में ही टंगा रहे, सस्पेंडेड फ्रीली इन एयर। एमजी के अणु तो नीचे गिर जाना चाहिए, तो कोई तो एक बल होगा जो उसको क्या कर रहा होगा, बैलेंस। अब देखते ही क्या चीजें दिमाग में आनी चाहिए उस पर चर्चा करते हैं धीरे धीरे, और समझ में आ जाएगा। पहली बात बताइए सर, देखो फ्रीली सस्पेंडेड इन एयर, तो दिमाग में सवाल पड़ते ही ये पहले तो क्लिक करना चाहिए, अरे सर कैसे हवा में कैसे रह सकता है सर, वो तो गिर जाएगा। इसका मतलब सर फोर्सेस क्या हो रहे होंगे, बैलेंस। छोटी छोटी बातों से बढ़ो, फोर्सेस बैलेंस हो रहे होंगे। हमेशा mg तो लगेगा ही, ये तो हमें पता है, mg लगा नीचे। भाई अगर mg नीचे लगा है तो जो दूसरा फोर्स होगा वो कहां लग रहा होगा, ऊपर। अब ये कौन सा होगा, क्या क्यूबी भी साइन थीटा होगा? नहीं यार, क्यूबी भी साइन थीटा में तो लिखने में शर्म आएगी, वो तो चार्ज पार्टिकल का होता है। दो पैरेलल वायर हैं, म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई डी। तो कोने में लिखा फोर्स पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई डी। मुझे फोर्स चाहिए क्योंकि फोर्स तो फोर्स से ही बैलेंस होगा, तो फोर्स आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई डी एल, इंटू एल। तो फोर्स आ गया। देखिए बहुत कम रटना पड़ता है, बेसिक अगर समझ जाते हैं ना तो खेलना आना चाहिए उससे। अब फोर्सेस को क्या कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए, क्योंकि वो फ्रीली सस्पेंडेड इन एयर है। सर करंट की दिशा भी मायने रखती है क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि इसे इससे दूर भागना है, दूर भागना है मतलब रिपल्शन, तभी तो बल ऊपर लगेगा। रिपल्शन के लिए करंट अपोजिट, करंट ऐसे होगी। सोचिए, उल्टा आर्ग्यूमेंट करिए। अगर करंट आपने पीछे मान ली तो अट्रैक्शन हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा तो ये तो और नीचे गिर जाएगा। तो करंट की दिशा और करंट की वैल्यू दोनों पूछे जाते हैं। अब
अब बैलेंस कर दीजिए, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd इंटू एल बराबर mg। अब ये नया नाटक क्या दे रखा है, लीनियर मास डेंसिटी। इसका मतलब होता है मास पर यूनिट, अपने आप इस एल को नीचे भेज दीजिए, इस एल को नीचे भेज दीजिए, m/l इंटू जी। m/l को क्या बोल दोगे, लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ। रटने की जरूरत नहीं है, इससे आराम से खेल लीजिएगा, हो जाएगा। खेलते समय कुछ ध्यान रखना, अगर वैल्यूज डालनी पड़े तो सेंटीमीटर में दे रखा होगा, वो गलती मत करना, सेंटीमीटर से किसे बदल लेना, मीटर में बदल लेना, वैल्यू सही डालना। लैम्डा की यूनिट ध्यान से पकड़ो, क्या होगी, लीनियर मास डेंसिटी क्या मतलब है, मास पर यूनिट लेंथ, मास की केजी, लंबाई की मीटर, तो लैम्डा की यूनिट याद रखें केजी पर मीटर। बोलिए बनी क्या बात, तसल्ली से देख लीजिए। ये आ गया, यहां से करंट निकाल लेंगे, काय को रटें, करंट की दिशा बता दीजिए, राइट डायरेक्शन में आएगी, लेफ्ट टू राइट। तो कभी भी ऐसा सवाल आएगा, ईएलपी में, नीट में आया हुआ है, दो वायर है और वो हवा में लटका हुआ है, तो अपन को हवा में लटके उसे क्लिक करना चाहिए कि हाँ फोर्सेस क्या हो रहे होंगे, बैलेंस। सोचो अगर कोई ड्रॉप हवा में लटकी हुई है, तो अपन को याद है mg बराबर QE। कोई ड्रॉप इलेक्ट्रिक फील्ड में हवा में लटकी हुई है, तो mg तो नीचे लग ही रहा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बल लगाती है, F बराबर QE। क्या बात क्लियर है। तो फोर्सेस से खेलोगे तो मजा आएगा कि सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई तो एक बार लिखवाई दो ना सर, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, Fe बराबर QE। इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा लगता है, ये नहीं बख्शता, हमेशा लगेगा, चार्ज रेस्ट में हो, पैरेलल आ रहा हो, किसी एंगल पे आ रहा हो, परपेंडिकुलर आ रहा हो, हमेशा लगता है। रोज सुन के इसको कंफर्म कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा लगता है। और दो बातें सेंटेंस हमेशा याद रखिए, अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो इस पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो, इसके बिना काम नहीं चलना, फिर वो है हूं ही करते रहोगे, और बढ़िया सीख लोगे तो दिक्कत ही नहीं आएगी, इसके बिना काम चलना ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फोर्स F बराबर QE, अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो। बोलो बात क्लियर है। अब मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स सर ये भी याद है आशीष सर, Q V क्रॉस V, ये हमेशा नहीं लगता, ये अगर पार्टिकल रेस्ट में है ना भाई, तो ये लगेगा ही नहीं, केवल मूविंग चार्ज पे ही लगता है। सोचो पार्टिकल रेस्ट में तो V तो जीरो, FM जीरो, एक केस में और जीरो होता है, याद करो, अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करे, ये हमेशा याद होने चाहिए। इन दो केस में मैग्नेटिक फोर्स लगता ही नहीं है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स तो किसी को बख्शेगा ही, हमेशा लगता है। पर मैग्नेटिक फोर्स की दो कंडीशन याद होनी चाहिए, रेस्ट में होगा तो भी नहीं लगेगा, पैरेलल मूव करेगा तो भी नहीं लगेगा, और इन दोनों को कंबाइन कर दें तो आता है नेट फोर्स, जिसे कहा जाता है लॉरेंज फोर्स। नेट फोर्स FM प्लस FE, FM Q V क्रॉस V प्लस QE। इसे कहा जाता है लॉरेंज फोर्स, net force on a charged particle in presence of electric field and magnetic field।
2-2.5 घंटे आज, कल और संडे 3 घंटे का टारगेट रखिए। ईएलपी नंबर 6 से पकड़िए, 7 से पकड़िए, 7, 8, 9, 10 सवाल पढ़िए। 10 में से 2 बने, 3 बने, कोई दिक्कत नहीं है। आज 2 बनेंगे, 15 दिन बाद 6 बनेंगे, 7 बनेंगे, पर लैंग्वेज पढ़ोगे। नोट्स 10 बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, वहां तो सवाल आएंगे, सवाल की लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, वो समझनी पड़ेगी, तब जाके मजा आएगा। ऐसे थ्योरी क्लास में पढ़ने में तो कितना मजा आता है, तो सब समझ में आता है, बढ़िया सर एकदम, यहाँ तक तो सब समझ में आता है। वो लैंग्वेज पढ़कर ही तो मजा नहीं आता, वो इसलिए इतने क्वेश्चन कराए जाते हैं, क्या लैंग्वेज पढ़ो। चलो अगला कॉन्सेप्ट समझो। आप ध्यान दें, पैरेलल वायर का तो अपन को याद है, ये वाला वायर का सवाल कराया था क्या, याद हो किसी को? क्या करते थे इसमें बताइए, क्या करते थे? इंटीग्रेशन। याद है? कारण क्या था? क्योंकि फील्ड वेरिएबल थी। अब इसमें एक बढ़िया सवाल और बनता है कंसेप्चुअल, वो देखना मजा आएगा। इस पॉइंट पर फील्ड बताओ कम है या ज्यादा? क्यों? क्योंकि इसकी दूरी कम है। फील्ड होता है म्यू नॉट आई बटे 2 पाई डी। दूरी कम है तो बी ज्यादा है, तो इस किनारे पे लगने वाला फोर्स भी ज्यादा होगा। यहाँ फोर्स ज्यादा लगेगा, यहाँ कम लगेगा, यहाँ और कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम। क्यू पर फोर्स कम लगेगा, पी पर फोर्स ज्यादा लगेगा। क्यों आशीष सर, ऐसा क्यों होगा? बड़ा लॉजिक है। यहाँ एक टुकड़ा लिया, इस टुकड़े पर फील्ड बताइए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। इस टुकड़े की दूरी कम है, दूरी कम तो फील्ड ज्यादा, फील्ड ज्यादा तो बल भी। इस टुकड़े पर बताइए, इस टुकड़े की फील्ड दूरी ज्यादा है तो इस पे फील्ड कम, फील्ड कम तो फोर्स भी कम। बनाइए। अब होगा क्या बताइए, यूनिफॉर्म फील्ड है या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। अब इसको ऐसे समझिए, एक रॉड है, एक किनारे पे फोर्स ज्यादा है, एक किनारे पे फोर्स कम है। क्या होगा? रॉड सीधी जाएगी या घूम जाएगी? जैसे ये किताब है, इस किताब को मैं दोनों एंड से बराबर फोर्स लगा रहा हूं, देखो सीधा ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, पर लगाते समय अब मैं यहां ज्यादा लगा रहा हूं। अब देखो, यहां ज्यादा लगा रहा हूं तो ये क्या कर जाएगी? घूम जाएगी। देखिए फोर्सेस कैसे हैं? अनइक्वल। अनइक्वल हैं तो बॉडी क्या करेगी? घूम जाएगी। इसका मतलब रोटेटरी मोशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या टॉर्क लगेगा क्या? आंसर है यस, टॉर्क लगेगा। यही सवाल बनता है, बच्चा नहीं सोच पाता। करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा रहेगा तो उस पर क्या लगेगा बताइए? टॉर्क। पता है यूनिफॉर्म फील्ड में नहीं लगेगा, यूनिफॉर्म फील्ड में नहीं लगेगा। यूनिफॉर्म फील्ड में क्यों नहीं लगेगा, सोच के बताइए। जैसे ये है वायर, ये यूनिफॉर्म फील्ड में रखा गया है, 2 बार आया है ये एम्स में, और बच्चा क्यों गलत करता है वो भी कारण बताता हूं। अच्छे बच्चे भी गलत करते हैं, क्यों उसका भी कारण सिखाऊंगा। ये नॉन यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म फील्ड है, ये केस 1। अब ये केस 2 पढ़ रहे हैं। यूनिफॉर्म फील्ड बताइए, सब जगह फील्ड सेम है, फील्ड अंदर, करंट आगे, फोर्स ऊपर। किस किनारे पे फोर्स? सभी पर बराबर फोर्स लगेगा क्योंकि फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म। बताइए क्या अब टॉर्क लगेगा क्या? केवल और केवल क्या करेगा? ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन नहीं करेगा। जबकि इस केस में बताइए उस पर टॉर्क भी लगेगा, फोर्स भी लगेगा। अब गलत क्यों होता है पहले वो बताता हूं, फिर बताता हूं कि बच्चा क्यों गलत करके आता है। बच्चे के दिमाग में ये बैठा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में ले जाता हूं आपको। यूनिफॉर्म फील्ड,
जैसे ही वो यूनिफॉर्म फील्ड सोचता है ना, उसने खूब रटा हुआ है बच्चे ने, यहाँ क्यूई, यहाँ क्यूई, तो बताइए यूनिफॉर्म फील्ड आते ही बच्चे को याद है नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो, और बॉडी पे क्या लगता है टॉर, टॉ बराबर पी साइन थीटा। यूनिफॉर्म फील्ड, ये डाइपोल का खूब पढ़ पढ़ के बच्चों को याद है, तो बच्चा यहीं से सोचता है अच्छा यूनिफॉर्म फील्ड है, फोर्स जीरो लगेगा टॉर्क लगेगा, नॉन यूनिफॉर्म है तो दोनों लगेंगे, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म में दोनों लग रहे हैं और यूनिफॉर्म में फोर्स लग रहा है, जबकि यहाँ डाइपोल से कंपेयर करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना था, जीरो। पहले आप लिखिए, फिर अच्छे से धीरे धीरे और समझाता हूं, क्या आपको बात क्लियर नहीं हुई। वायर है वायर, कंसेप्चुअल प्रश्न है। गलती क्यों होती है, बच्चा इसको डाइपोल से मिला देता है और वहां गड़बड़ हो जाता है सारा काम, वहीं से आपको सोचना है। पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको एक बार और क्लियर करता है। घूम के जाके वो सीधा हो जाएगा एंटी पैरेलल। चलिए अब एक बार और सीखे, पूरा पहले नोट डाउन कर लो। आओ ये वाला बात समझो, फील्ड कैसी है पहले बताओ, कैसे पता चला नॉन यूनिफॉर्म है। हर पॉइंट पर फील्ड अलग अलग होगी, क्योंकि वायर की फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो पहले नॉन यूनिफॉर्म वर्ड समझ में आ गया। अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो हर किनारे पे बल भी अलग अलग लगेगा। यहाँ बल ज्यादा लगेगा, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर फील्ड ज्यादा है। अब सोचिए ये रॉड है, इधर बल ज्यादा है, इधर बल ज्यादा है, इधर बल कम है, ये कैसे चालू हो जाएगी घूमना। ये वायर ऐसे था, कुछ समय बाद ऐसे हो जाएगा, कुछ समय बाद ऐसे हो जाएगा, कुछ समय बाद ऐसे हो जाएगा, कुछ समय बाद ऐसे, और फाइनली कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सीधा। सोचिए बिल्कुल ऐसा सीधा हो जाएगा। कारण बताइए क्यों, कारण क्या है, क्योंकि टॉर्क घुमाते 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 उसको कैसे कर देगा, सीधे। इसके बाद और नहीं घुमाएगा, पूछो क्यों, उसके बाद तो मामला ही खत्म हो जाएगा, वो बिल्कुल उस इंस्टेंट पर पैरेलल होते ही भाग जाएगा ट्रांसलेटरी मोशन से। क्या बात क्लियर है। जबकि इस केस में क्या है बताइए, इस केस में हर हर किनारे पर फोर्स सेम है। क्यों सेम है बताइए, क्योंकि सब जगह फील्ड कैसी है। इस केस में बताइए केवल क्या लगेगा, केवल फोर्स, ओनली फोर्स। अभी क्यों गलत हो जाता है, बच्चे को रहता है ये याद, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स जीरो, फोर्स जीरो, बच्चा यहाँ सोचता है फोर्स जीरो, जबकि यहाँ फोर्स लगेगा। और टॉर्क कितना है यहाँ पर, जीरो। क्या बात क्लियर है। मॉड्यूल में सवाल मिलेगा, एम्स में आया हुआ है, तो अच्छे से पढ़िएगा। करंट कैरिंग वायर अगर नॉन यूनिफॉर्म है, फोर्स भी टॉर्क भी, और अगर यूनिफॉर्म है तो सिर्फ क्या लगेगा, फोर्स। बोलो बात क्लियर है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 3 दिन से अपन ने इतनी बातें सीख ली, अब हमें कितनी समझ में आई है तो उसका जजमेंट करते हैं।
जजमेंट के लिए सोसाइटी ने बना रखे हैं टेस्ट। टेस्ट से सोसाइटी जांचती है कि बच्चों को कितना समझ में आया। यूं तो अपन हाँ ही भरते रहते हैं, हाँ आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो जजमेंट का एक तरीका बना दिया लोगों ने, टेस्ट ले लो, उससे पता चल जाता है दिमाग में कितनी बातें समझ में आई हैं, कितना हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। लिखिए, हैंग डालिए, टेस्ट। 10 सवाल का ईमानदारी से टेस्ट दे लेते हैं तो अपन जो हाँ हाँ भर रहे हैं वो अपन को समझ में आ जाएगा। कि कल से अपन को कोई बात समझ में आए तो अपन तुरंत बोले नहीं आता, क्योंकि सवाल तो बन ही नहीं रहे। इसलिए तो अपन को हाँ ना बोलने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सवाल लिखते जाइए और साथ साथ करते चलिए। एक एक सवाल में 5-5, 6-6 मिनट लीजिए, पूरे तरीके से सोचिए, डायग्राम बनाइए, खुद अटेम्प्ट करिए। सारे वही सवाल हैं जो पढ़ाए हुए हैं। ईएलपी नंबर 7, 8, 9, 10 जरूर करिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है उसमें। काफी क्वेश्चन मैंने साथ साथ में क्लास में भी कराए हैं। बहुत अच्छे से करिए। ईएलपी नंबर 7, 8, 9, 10 अगले 2 दिन का टारगेट रखिए। एक दिन में फटाफट घास नहीं काटनी, 2 दिन में करने के, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। केवल इन 4 ईएलपी पे फोकस करूंगा समय देकर। सोचिए, हर सवाल बढ़िया है। 2 शब्द दमदार, कौन से? क्लोज लूप और यूनिफॉर्म, ये शब्द हैं धमाकेदार। अपने तो ये दिमाग में बैठते हैं। शब्दों को पकड़ना है। सवाल कॉन्सेप्ट सारे सिखा दिए आपको भरपूर। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। खूब सवाल और कराएंगे। बस धीरे 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 मजबूत होना है। अब जैसी लूप आ जाए और यूनिफॉर्म फील्ड आ जाए तो दिमाग में चमकना चाहिए, नेट फोर्स 0। अब ये नहीं चमकता तो गड़बड़ है। कल भी इसके 3-4 सवाल कराए थे, आपको याद हो तो। नेट फोर्स 0। अब नेट में कितनी आर्म है बताइए? 3। 3 एफ ए बी प्लस एफ बी सी प्लस एफ ए सी। सी ए कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। अब फील्ड कहाँ है? फील्ड, फील्ड है ए बी के अलोंग। भाई साहब, फील्ड ए बी के अलोंग है। ए बी तो खत्म हो गया। याद करो, बिल साइन थीटा, थीटा 0। थीटा आपको इतने कल पूरे दिन थीटा ही सिखाया। लंबाई भी वाई में, मैग्नेटिक फील्ड भी वाई में। तो ए बी का फोर्स 0। 0 का कारण समझ में आए तब है कि एल वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल। बीसी, बीसी का फोर्स एफ। तो ऑन सी ए तीसरे आम पे पूछा है। सी ए लिखो, एसी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आम है। आम है वो तो कितना आ जाएगा? माइनस है।
और सर होना भी चाहिए था आशीष सर। सर देखो टोटल जीरो करना है, एक का जीरो है, एक का एफ है, तो दूसरे का माइनस है। क्या बोलना चाहिए? हाँ तो अलोंग ए बी है ना, ए बी का मतलब ए बी की कोई डायरेक्शन थोड़ी ना है, ए से बी तो ए बी, अलोंग ए बी मतलब इस वायर के पैरेलल है। हाँ क्लियर है बात? आंसर कितना आएगा? माइनस है। तसल्ली से देख लो कौन सी बात नहीं आई समझ में। सारी बातें वही हैं जो समझा रखी हैं, बस बार बार रिकॉल करवा रहे हैं ताकि डर हटे, फिजिक्स को लेकर एक नेक्स्ट लेवल की सोच आए कि नहीं यार यहाँ भी बढ़िया किया जा सकता है। कि लूप आया जीरो, तीन हिस्से करे, एक हिस्से का जीरो क्यों हुआ? क्योंकि उसकी लंबाई मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। आंसर बताइए। सेकंड। बोलो सही हुआ था क्या? खुद चेक करते जाना और एनालिसिस करना कि अपन कितने सही कर पा रहे हैं। छह छह मिनट आपको दे रहा हूं, 4 मिनट लिखने के, 2 मिनट सॉल्व करने के, 6 मिनट बाद में सॉल्व करूंगा। करो, बहुत बढ़िया तैयारी होगी। अब सारे सवाल 2022 2023 के करा रहा हूं आपको, जेई मेन के, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। कह रहे यार अपन जो पढ़ रहे हैं उससे सब ऑल इंडिया के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। थोड़ा डांटो भी अपने आप को, अरे यार पढ़ाई रोज कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, घर जाके पढ़ता ही नहीं हूँ, याद ही नहीं आ रहे फॉर्मूले सोलेनोइड के, वैल्यू डाल रहा हूँ आंसर नहीं आ रहा। यार यार बहुत मेहनत करनी है अभी अपन को, कहाँ अपन समय खराब कर रहे हैं। इतने आसान आसान सवाल ही आएंगे परीक्षा में 2024 में भी। सोलेनोइड म्यू नॉट, छोटा एन आई, छोटा एन आई। कई हमारे प्यारे बच्चे बड़ा एन आई लिख रहे हैं, कोहिनूर हैं वो हमारे, छोटा एन आई लिखेंगे। म्यू नॉट छोटा एन आई, छोटा एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब यूनिट में गलती कर दी उसने, 70 टन पर सेंटीमीटर। आधे तो इसी में बेहोश पड़े हैं। 70 टन पर सेंटीमीटर मतलब बट्टे सेंटीमीटर। तो सोचो 1 सेंटीमीटर में 70 है, तो 100 सेंटीमीटर तो बड़ा होता है ना भाई। तो 1 मीटर में 100 से गुणा करोगे ना भाई। पेपर में हो जाता है कि 100 से मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, थोड़ा कॉमन सेंस डाल दो ना यार। 1 सेंटीमीटर में 70 है, तो 100 सेंटीमीटर में तो ज्यादा टन होंगे ना भाई। 100 से गुणा, ये हो गया एन। अब बी बराबर म्यू नॉट एन आई 4 पाई × 10⁻⁷ ये 70 × 100 आई, आई 2, तो 4 पाई 3.14, 1 2 3, 3 गया माइनस 4 या 3, 4, और ये 7 और दूना 14, 14 चौ 56, 56 × 3, 150 के आसपास, 150 के आसपास और -4। पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता, इन कैलकुलेशंस को कहते हैं नॉन लविंग कैलकुलेशंस।
पर ये आसान होती हैं। लविंग कैलकुलेशंस क्या होती हैं? स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 25, 64, 100, ये लविंग कैलकुलेशंस होती हैं जो तुरंत हो जाती हैं। ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, जोड़ बाकी पूरी हो गई, ये कहलाती है नॉन लविंग कैलकुलेशन। पर मजे की बात है, नॉन लविंग जल्दी सॉल्व होती हैं, क्योंकि इसमें केवल अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता है। आप जोड़ बाकी कर रहे हो, गुणा कर रहे हो, करने की जरूरत ही नहीं है, ओरली सॉल्व हो जाता है। 4 × 3 7, 7 से थोड़ा सा ज्यादा 8 पकड़ लिया, 15, 15 और इंटू ये कितना हो गया? नहीं, 4 × 3 है 12, 12, 12 × 15 180 के आसपास हो गए। 22/7 से पूरा ही कट रहा होगा। बहुत ही बढ़िया। क्या बात क्लियर हुई? आंसर 2। डायग्राम बना लो, पूरा क्वेश्चन मत लिखो, डेटा लिख लो, डेटा लिख लो, डायग्राम बना लो। कोशिश करो कि नहीं सर अपन अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। सही गलत तो अभी बहुत समय है, प्रैक्टिस करके सब सही हो जाएगा। डर हटाना है, केवल एक सोच है, नंबर तो आ जाएंगे। पहले फोबिया हटे फिजिक्स का, सोचना शुरू करें। रफ पन्ने पे लिखें तो वहां 160 165 लिखें, अभी बायो के लिख देते हैं, केमिस्ट्री की लिख देते हैं, फिजिक्स में लिखते हैं 80 90 100 लिख देते हैं तो दिक्कत हो नहीं। 100 नहीं, 100 ज्यादा हो गए, 100 रबड़ से मिटा के उसको कम करो। तो ये पहले डर हटाना है कि यार वहां भी अपन 160 170 180 जा सकते हैं आराम से। डायग्राम बना लीजिए, 7 मिनट लीजिए, डायग्राम बनाना, लिखना, सॉल्व करना, फिर मैं कराऊंगा। चमक रहा है, इंक्लाइन प्लेन है, तार रखा गया ऐसे, ये तार रखा गया है। अब जरा सोचिए करंट कहाँ जा रही है? करंट अंदर जा रही है, फील कर पा रहे हैं? ये करंट है, ये करंट ऐसे जा रही है, ये देखो। अगर इंक्लाइन बनाएंगे तो करंट कहाँ जा रही है? अंदर, ये देखो अंदर। आइए फोर्स बनाइए, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल लगाइए, देखिए मत लगाइए। फील्ड ऊपर, करंट अंदर, फील्ड ऊपर, करंट अंदर, फोर्स बिल इधर mg साइन थीटा। बिल के कंपोनेंट कर लो, बिल के कंपोनेंट कर लो। ये 45 है तो ये भी 45, बिल का 45 से चुपका हुआ, बिल कॉस 45, ये वाला बिल साइन 45। जरूरत ही नहीं है, हमें तो स्टेशनरी करना है। तो mg साइन 45 किसके बराबर? बिल
cos 45 m, अच्छा m बाई एल, भाई ने m बाई एल दे रखा है, l को नीचे भेज दो। अब डरेंगे थोड़ी ना इनसे यार, m बाई एल है तो ठीक है, b इंटू आई cos 45 1/रूट, m बाई एल कितना है 0.45, g 10, b 0.15 इंटू आई। अब देखो कितनी सही कैलकुलेशन है, पूरी पूरा सॉल्व हो रहा है। 15 तिया 45, 3 इंटू 10 30, होगी। करने पड़ेंगे, दूसरी बार कराया है, पहले भी कराया था 2 दिन पहले, तीसरी बार और करोगे डर हट जाएगा। ऐसे ही डर हटाया आपने, चाहे वो पॉइंटों की जोड़ बाकी हो, गुणा भाग हो, फैक्टर्स हो छोटी क्लास में, ऐसे ही प्रैक्टिस से डर हटाया है। ह्यूमन नेचर है, 2 बार 3 बार कठिन लगता है, 10 बार करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। डायरेक्शन लगाइए, एफवीडी बनाइए, फोर्सेस बनाइए, बिल के कंपोनेंट कर लिया, परवेश सर को याद कर लिया, 45 से चिपका हुआ बिल कॉस थीटा, स्टेशनरी है, शब्द स्टेशनरी, ये बड़ा काम का है। स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब ये दोनों फोर्स बैलेंस। रिकॉल करिए चीजों को। इस कंपोनेंट को कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल। एक यहां और आएगा एम जी कॉस, बढ़ू हाँ, प्रीवियस कुछ नहीं है, नेक्स्ट है, आगे बढ़। अब तो पीछे कहाँ, आगे सर, बढ़िया आगे कर दिया, बहुत बढ़िया सर, सिर्फ आगे देख बस, कोई बात नहीं, पीछे बोली मत, स्लाइड आगे कर दी, ओके सर कोई बात नहीं सर, पीछे शब्द नहीं बोलना, नेगेटिव शब्द नहीं बोलना, डिप्रेशन शब्द नहीं बोलना, केवल पॉजिटिव सोच बस। पीछे क्या, कोई पीछे नहीं, सबको आगे बढ़ना है। बनाइए डायग्राम बनाइए फटाफट। सब लेटेस्ट सवाल है, नए, नहीं तो क्या है वही अपने मॉड्यूल में है, वही आपने लास्ट ईयर भी पढ़े हैं, चीजें वही हैं, सवाल नए आते हैं तो क्या थोड़ा बढ़िया रहता है, क्या रहने सर बढ़िया सवाल कर रहे हैं, नए प्रश्न कर रहे हैं। और नीट के पीवाई क्यू तो ठीक है आपने कर ही रखे हैं, वो तो करने ही है। अलग अलग क्वेश्चन पढ़ के उसमें थॉट लगाकर मजा आता है कि हाँ सर मैं ये सोच पा रहा हूँ। छह मिनट आपके, लिखना, सॉल्व करना। पहले तो क्या सोच रहे हो वो बताओ, कि करंट कैरिंग वायर है तो क्या सोचना चाहिए, कि भाई बिल साइन थीटा लगाना चाहिए।
0। अच्छा 0 आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा किसी। जीरो आ रहा है, थर्ड आ रहा है, कौन बताएगा लास्ट में? हाँ भैया आप बता दो, चलो। हाँ किसका? सीडी वायर का। ठीक है। अच्छा और कोई? हाँ इक्वल एंड अपोजिट हिस्सा मान लेते हैं फिर। अच्छा और भाई साहब कितना अलग अलग लोग सोचते हैं, देखो। हाँ टोपी वाले भैया। हाँ अच्छा और हाँ बेल साइन थीटा और चलो अब क्या पूछा है? मैग्नेटिक फोर्स ऑन सेगमेंट सीडी। पहली बात तो पूरे पे पूछा ही नहीं है। हम क्या सवाल पूरा नहीं पढ़ते, हम सिर्फ अच्छा लूप देखा, अब इस पूरे पे बल निकाल रहे हैं। कई कई लोग ऐसा कर रहे हैं कि यार इधर लगाया इक्वल माना। अरे पूछा ही नहीं है टोटल पर, सिर्फ किस पे पूछा है? तो भाई सीडी पे फोकस करे ना, बाकी मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। कहाँ कंपोनेंट, कुछ नहीं करना, ये सीडी, ये मैग्नेटिक फील्ड। कल एक सवाल कराया था आपको याद हो तो, ऐसा ही क्वेश्चन था। उसमें तो फिर लंबाई निकालनी पड़ी थी, इसमें तो लंबाई भी निकालनी। 5 एंगल, ये 60 है, ये 60 है, फील्ड ऐसी है, तो ये कितना हो जाएगा? 30। 30 ये लंबाई, ये फील्ड, लंबाई और फील्ड में एंगल 30। बिल साइन थीटा। 60 होगा। यही तो है, जल्दबाजी में ऐसे आंसर आता है। अभी मैं पीछे कॉपी में देख के आया कि सर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। अरे भाई ये 60 है, लाइन कौन सी जाएगी, ध्यान से देखो। ये टोटल 90, ये 60 है, तो ये 30, ये 30, ये 30। अब इसका और इसका एंगल चाहिए, ये और ये 90 है, तो एंगल ये 60। जल्दबाजी में हो जाती है गलतियां। अरे 60 है तो 30 होगा, अरे अच्छे से करो भाई, ये टोटल 60 है, तो ये 30 है तो वो 60 जाएगा। ये गलतियां हैं, इतना बच्चा अलग अलग तरीके से सोचता है, गलतियां होती हैं। गलतियां सही करोगे, धीरे धीरे सवाल से प्रैक्टिस होती जाती है। बी बताओ, बी 0.5, करंट बताओ 10, लंबाई 5 सेंटीमीटर,
थीटा साइन 60, तो 0.5 इंटू 10, 5, 5 साइन 60 √3/2, √3/2 कितना आंसर 0.216 आ रहा है। पूरे पे नहीं पूछा, पूरे पे नहीं पूछा। करते चलो, हर सवाल तुम्हें मजबूत कर रहा है और दिमाग तुम्हें सोचने पे मजबूर कर रहा है कि नहीं सर अब मैं सोच पा रहा हूं। ये तो कर सकते हो, देखते ही खुश हो जाना चाहिए। पैरेलल वायर है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, और पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायग्राम बना लीजिए, डेटा लिख लीजिए। एक्स की लंबाई 50 है, वाई की 5 मीटर है, ध्यान देना, और फोर्स पूछा है वाई पर। ध्यान से करना, कैलकुलेशन इधर उधर हो जाएगी। पैरेलल वायर आते ही F/L, अच्छे से खेलना, सेंटीमीटर मीटर से खेलना सही। वो तो दे ही रखा है, क्या करेंगे। हाँ जी, बनी क्या बात। किस पे चाहिए, वाई पर, तो वाई की कितनी लंबाई पर 5, वाई की 5 मीटर पे चाहिए, ध्यान देना। ऑन वाई तो लंबाई यहाँ 5 या 50, 5, ये ध्यान दो। वाई पे चाहिए, वाई पर लंबाई 5, या तो 5 से वहां मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। म्यू नॉट I1 I2 बटे दूरी 5 सेंटीमीटर, ध्यान से करिए। तो सर उस वाले 50 सेंटीमीटर का कोई उपयोग नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं है, ऐसे ही दे रखा है। सेम सेम डायरेक्शन में करंट है, अट्रैक्शन वाई किसकी तरफ जाएगा, टूवर्ड्स एक्स, तो अवे तो काट ही दो, अवे तो काट ही दो। सही है, क्या आंसर आ रहा है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ टूवर्ड 5 या 4, पक्का। छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं, ये तो जेई मेन के करने, नीट के तो आपको खुद को ही करने। प्रैक्टिस सेशन करा रहे हैं कि यार देखो, जो चीजें पढ़ ली हैं उसको रिकॉल करके अप्लाई करना सीखो। हाँ, दोनों वायर फाइनाइट हैं, बिल्कुल, तो दी गई परिस्थितियों के हिसाब से लगाएंगे ना, पांचवा ऑप्शन है नहीं नन ऑफ दीज, तो दी गई परिस्थितियों के हिसाब से करना पड़ेगा, अपन को मानना पड़ेगा कि म्यू नॉट I अपॉन 2πd। लॉजिक तेरा बिल्कुल सही है, पर जो सवाल है उसके हिसाब से बेस्ट ऑप्शन छांटना पड़ता है। बढ़ू आगे। हाँ, वो सही बोल रहा है बिल्कुल, अरे वाह, तो अपना पता।
बिल्कुल, और क्या, वो बड़ा माना जाएगा, पर इनफाइनाइट नहीं है ना। चलिए, ईएलपी में आंसर रहूंगा तेरा का। ये जो अपन ने बोर्ड पे किया लाइव, ये सही है। लाइव जो सॉल्व किया गया ये सही माना जाए, ठीक है। हाँ, नहीं तो फोर्स ऑन वाई पूछा है ना, फोर्स ऑन वाई पूछा है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। अब ऑन वाई पूछा तो वाई की लंबाई से गुणा करेंगे, वाई की लंबाई से तो गुणा किया अपन ने। नहीं आई बात समझ में? वो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, चाहे एक्स पर हो चाहे वाई पर हो। अब वाई के 5 मीटर पे चाहिए, तो वाई के 5 मीटर से गुणा कर दिया। अगर एक्स पे चाहिए होता तो एक्स की लंबाई से गुणा कर देते। आगे बात समझ? अगला, फिर सोलेनोइड की कहानी याद आई, म्यू नॉट एन आई। यही फायदा होता है, इतनी बार फॉर्मूले देख लेते हैं कि कंफ्यूजन रहता ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है क्वेश्चंस, फॉर्मूले, शॉर्ट नोट्स, सबकी अहमियत है। म्यू नॉट एन आई, सोलेनोइड देखते ही याद आना चाहिए। सर ये सेंटर क्यों लिखा है? हाँ सर, सेंटर लिखना भी जरूरी है, क्योंकि किनारे पे तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाती है। एक गलती वो और कर रहे हैं, यूनिट देखो, ये यूनिट ये कौन सी होती है? एम्पियर पर मीटर। ये क्या नाटक है? आंसर आ रहा है कोई? आ गया तेरा? कौन सा ऑप्शन? सेकंड आ गया? है? आ गया सेकंड? कितने लोगों का आ गया आंसर? 8 लोगों का आ गया। तेरा आया नहीं आया? मेरा कोई नहीं आता। सॉल्व करें ना, 48 पाई लेके क्या होगा? ये क्या लगा दिया, बी बराबर म्यू नॉट एच? अच्छा, इसने बोल दिया, तूने लगा दिया। माइटोकॉन्ड्रिया बोल। अच्छा, इसने बोल दिया, तूने लगा दिया मैंने, सही है। ये भी ठीक रहा। तेरा क्या रहा, ये लगा के डी और म्यू एच? सोचना, एक फॉर्मूला होता है बी बराबर म्यू एच, जो 6 दिन बाद आएगा। बी अलग होता है और एच अलग होता है। घर जाके थोड़ा नोट्स टटोलना कि सर बी और एच में क्या अंतर होता है। बी होती है मैग्नेटिक फील्ड, एच होती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड।
दोनों की यूनिट क्या होती है, थोड़ा खुद पढ़ाई करना, किताब टटोलना, फिर सोचना इसका क्या उत्तर देंगे। यूनिट देखिए, एक बी होता है और एक एच होता है, दोनों के बीच में रिलेशन होता है, कभी पढ़ा है? बी बराबर म्यू नॉट एच एयर में। आज इस पे थोड़ी पढ़ाई करना, घर जाके कोने में लिख लो कि पुराना थोड़ा टूटा फूटा याद है, बी नॉट बराबर म्यू नॉट एच। एच बड़ा बनेगा रे, छोटा एच क्या होता है, सिंबल ही नहीं आते बनाने। बी नॉट बराबर म्यू नॉट एच। चलिए, लिख लो, बी कौन, एच कौन, इनकी यूनिट्स क्या और इनका रिलेशन क्या, ये सोचना है। आएगा, अपने सिलेबस में है, मैग्नेटिज्म में आता है, जब हम पढ़ते हैं डाई पैरा फेरो। अगला, नेक्स्ट, ऐसे आगे तेरा आंसर तुरंत, ऐसे भी नहीं आ रहा, उससे आ गया, उससे नहीं आ रहा। नेक्स्ट, थ्योरी पढ़ा दें, नोट्स बनवा दें क्या? बढ़िया बढ़िया नोट्स बनवा लो एकदम कलर पेन वाले, घर जाके उसको अच्छे से याद कर लेंगे। पता चला एग्जाम में तो सारे क्वेश्चन ही आ गए, नोट्स रह गए। क्वेश्चन है भैया मेन। हाँ जी, सेम काइनेटिक एनर्जी, चार्ज पार्टिकल, परपेंडिकुलर एंटर, ये शब्द हैं, इन शब्दों में खेलना है। चार्ज, 90 डिग्री पर एंट्री, 90 डिग्री पर एंट्री आते ही ये पूरी लिस्ट एक साथ ही याद आती है, रुक ही नहीं पाते। पहला लिखता हूं उतने में तो दूसरा याद आ जाता है, दूसरा लिखते ही तीसरा, रुक ही नहीं पाते। इस तरीके से याद होना चाहिए। ये शब्द हैं काम के, 90 डिग्री आते ही, रेडियस शब्द आते ही ये क्लिक करे। अब छांटना क्या है, सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम काइनेटिक एनर्जी, कौन सा लगेगा, तीसरा, खत्म। सेम, ई सेम, टू सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम, रेडियस की डिपेंडेंसी रूट एम बटे क्यू। किसकी डिपेंडेंसी पूछी उसने, चार्ज की, तो चार्ज की बता दीजिए, रूट एम बटे आर, तो Q1 बाय Q2 रूट M1 बटे M2, R2 बटे R1, खत्म। मास का 9/4, और रेडियस उल्टा करना, उल्टा, रेडियस उल्टा करना, रेडियस उल्टा करना, 5/6। उल्टा क्यों किया,
R2 बाय R1 है, हो गया खत्म। इतना ही आसान आता है। जेई के पेपर की बात हो रही है, नीट तो कर ही लेने आए अच्छे से। क्या आंसर? तो √9 3/2, 5/6, 3 दूना 6, 5/4, 5/4। 2 मिनट का पॉज ले लें, दिमाग में बैठाइए कि यार ये तो मुझे आने ही चाहिए, इनके बिना काम नहीं चलेगा। चार्ज पार्टिकल, 90 डिग्री पर एंट्री, रेडियस, रेडियस आते ही चारों फॉर्मूले शानदार याद है, चारों याद है। अब एनर्जी वाला लगा दिया क्योंकि एनर्जी सेम थी। बोलो, कीवर्ड है ये, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो सवाल पढ़ते ही आपको क्लिक करने चाहिए कि हाँ यार मुझे ये सोचना है। वायर आते ही बिल साइन थीटा सोचा, पैरेलल वायर दिखते ही μ0I1I2/2πd सोचा। यही तो सिखाना है, फॉर्मूले तो याद है ही, और प्रश्न पढ़ते ही क्या लगना है वो सीखना है। ये तो ऐसे तो मैग्नेट अच्छा हो जाएगा। अरे अच्छा ही करवाना है भाई, इतनी मेहनत करेंगे तो सब मैग्नेट के तो सारे सवाल बन जाएंगे। यही चाहते हैं अपन भी कि मैग्नेट बड़ा चैप्टर है, इलेक्ट्रो बड़ा चैप्टर है, ये अभी बढ़िया करके रख लिए, 100 क्वेश्चन कॉपी में करके रख लिए, बढ़िया हो जाएगा काम। कल गिनकर आइयो कॉपी में कितने हो गए शुरू से, पहले लेक्चर से, बायोसॉवट लॉ से, ताकि अपन पता चले 100 में कितने कम रह गए, उतने अब रिमेनिंग दिन में कर लेंगे। अगला, हाँ बोलना। हाँ हाँ, तो उसने बोला ना भाई ने, भाई तूने क्या बोला था अभी? ओ एक्स वाई वाले सवाल में ईएलपी में आंसर गलत। तो फिर उसकी कम ले लेंगे, कितनी कम ले लें? 50 सेंटीमीटर जितनी फील्ड ले लें बस। तो फील्ड कैसे ले लेंगे? 50 सेंटीमीटर की फील्ड तो μ0I/2πa होती है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे थोड़ी होता है कि ये फील्ड इतनी बनाएगा, तो पूरे फील्ड तो पूरे पे आएगी रीजन में। ऐसा नहीं कि वायर के सामने सामने फील्ड होती है। पर उसमें लंबाई में कैसे लेंगे? तो लंबाई है, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे बी का? आया क्या? क्या लगाएंगे बताओ? अरे ये वाला फॉर्मूला है, सेंटर का फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला याद करो, सेंटर का फॉर्मूला, बी सेंटर कितना, μ0I/2r। और एक्सिस का फॉर्मूला थोड़ा सा कठिन था, याद आया? बी सेंटर की तुलना में 1+x²/r² की पावर, याद करिए। ये आपको कहा था, ये तब याद आना चाहिए जब रेशियो पूछा जाता है। रेशियो ही पूछा है, रेशियो फील्ड एट द सेंटर टू द एट अ डिस्टेंस r। तो मुझे पूछा है बी सेंटर बटे बी एक्सिस। तो बी सेंटर बटे बी एक्सिस 1+x²/r² की पावर 3/2। दूरी कहाँ निकालनी है? रेडियस के बराबर पर ही दूरी है। फॉर्मूले का खेल है, सही फॉर्मूला याद होगा तो काम हो जाएगा। 2 की पावर 3/2 कितना,
2√3 है कोई ऑप्शन? अगर आप इसमें चले गए आ तो इससे भी जाएगा पर खामखा बहुत बड़ा हो जाएगा। म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/, फिर आपको सेंटर निकालना है, फिर रेशियो लेना पड़ेगा। ये काम आते हैं ऐसी स्थिति में। जब भी रेशियो आए इसको याद करिए, इससे समझ बढ़ती है। फॉर्मूला याद करने में मजा आता है क्या यार, ऐसी परिस्थिति में ये फॉर्मूला लगाना चाहिए। बायो-सावर्ट लॉ, एप्लीकेशन नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस। जो एक्सिस है वो आर दूरी पर ही है। पॉइंट डायग्राम बनाए तो बना सकते हैं, ये है आर और ये दूरी भी आर है। कई बच्चे सोचते हैं सर आर होगा तो ये यहीं आ जाएगा। नहीं भाई, ये ऐसे है, ये 5 सेंटीमीटर है, 5 इधर आएगा। बच्चे सोचते हैं सर ये आर तो यहीं आ जाएगा, वो तो तब आता जब ऐसा होता। पॉइंट कहाँ है? एक्सिस पर। मन में सवाल आ जाता है यार आर और ये भी आर, तो वो तो सरफेस पे आ जाएगा। एक्सिस पर है, वो कहाँ है? एक्सिस। ये आपको करना था संडे को रिवीजन, मैंने करा दिया। संडे को आपको रिवीजन करना है। बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, फोर्स, क्यू बी साइन थीटा, बिल साइन थीटा, सब याद होंगे तब जाके होगा। और ऑप्शन नहीं है कोई, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 40% वेटेज है, इसलिए इतना तरीके से सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज वे में आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। यार बढ़िया तैयारी करनी है इसकी। और आज पीछे पड़ जाएं, ईएलपी नंबर 7, 8, 9, 10। संडे तक इसको निपटा लें। याद आया किसी को? बताओ। इसका, इसका 0, इसका 0, 3/4, 3/4 का याद है? 3/, म्यू नॉट आई बाय आर, आर नहीं ए। सी से क्लॉक, सी से क्रॉस। 1/4, अगर भूल गए 1/4 का तो फॉर्मूला म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर रटा हुआ है। 1/4 मतलब 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 8 आर, आर नहीं बी, क्लॉकवाइज क्रॉस। खत्म। जोड़ दीजिए। इस साल भी आया था सवाल 2013 में। लगातार आएंगे बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ के क्वेश्चन। फॉर्मूला जिसको याद है वो किंग है। फॉर्मूला याद होना चाहिए। डायरेक्शन सी से क्लॉक, सी से क्रॉस, दोनों में क्लॉकवाइज है, दोनों में क्रॉस आएगा और दोनों ऐड होंगी। बताइए आंसर। म्यू नॉट आई बटे 8 कॉमन ले लूं, 3/1/, क्रॉस। क्लियर?
बढ़िया सवाल है। इसका भी लॉजिक बताया था पहले दिन, वो लॉजिक लगाना है। एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल आते ही पहले तो फॉर्मूला सोचो, कौन सा, क्यू वी क्रॉस बी। स्टेप से सोचा करो। वायर आता तो बिल साइन थीटा, पैरेलल आते तो अलग, पार्टिकल आता है तो अलग। पहले प्रश्न पढ़ के सही डायरेक्शन में सोचो, तो आपको याद हो तो अभी कहानी याद आएगी। एफ बराबर होता है क्यू वी क्रॉस बी। मैंने आपको सिखाया था, परवेज सर ने भी सिखाया है, क्रॉस प्रोडक्ट से जो उत्तर आता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है प्लेन के। मतलब एफ वी के भी परपेंडिकुलर है और एफ फील्ड के भी है। भाई साहब ये एक अच्छी बात समझ में आ गई। एफ फील्ड के परपेंडिकुलर है, एफ होता है एम ए, इसका मतलब एक्सिलरेशन और फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं। और दुनिया में अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो। बहुत बढ़िया सवाल। कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी में लिखा हुआ है, उसी कॉन्सेप्ट पर इसने सवाल बना दिया जेई मेन में। और मैंने आपको सिखाया भी था कि क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो उत्तर पैदा होता है वो उत्तर हमेशा दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो अब ए और बी का डॉट कर दीजिए। ए डॉट बी बराबर जीरो। ए अल्फा आई माइनस 4j डॉट विथ बी 2i+3j। आई का आई से, जे का जे से, अल्फा इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3, 2 अल्फा बराबर 12, अल्फा 6, अल्फा 6 है। भले ही जेई के सवाल, पर सब एक एक मिनट के अंदर सॉल्व हो रहे हैं, सब एक एक मिनट के अंदर सॉल्व हो रहे हैं। सही लॉजिक पकड़ में आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? होमवर्क लिख लें। एक तो ईएलपी करनी है, जिन्होंने ईएलपी कर ली वो मॉड्यूल शुरू कर सकते हैं। मॉड्यूल में होमवर्क लिख लें, मॉड्यूल लीजिए। कोई लाया कि मैग्नेट का मॉड्यूल लेना? लिखें। अरे मैकेनिक्स का है भाई ये। चलो लिखें। एक्सरसाइज नंबर 3, पेज नंबर 52। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, आठवां, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 28, 29। सारा पढ़ा दिया। 70% चैप्टर हो चुका है। अब बहुत कम बचा है। मैग्नेटिक मटेरियल और अर्थ मैग्नेटिज्म, दो बड़े टॉपिक बचे हैं बस। बाकी अब चैप्टर समाप्ति की ओर है, और क्वेश्चंस करके इसको बढ़िया करना है। अब ईएलपी नंबर 7, 8, 9, 10, चारों ईएलपी करिए। इसमें से मैंने काफी क्वेश्चन मेजर क्लास में करा दिए हैं, बाकी जो बच रहे हैं उनको तैयार करना है। चलिए धन्यवाद।
कौन सा वाला? वो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्यू वी, क्यू डेल्टा वी। तो वो एक एक मान ले पहले मान लिया प्रोटॉन होगा। ज्यादा आ रही है यार।